नमस्कार। आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी महमूदा। मुस्कीम ने महमूदा को पहली मर्तबा अपनी शादी पर देखा। आरसी मसफ की रस्म अदा हो रही थी कि अचानक उसको दो बड़ी बड़ी गैर मामूली तौर पर बड़ी आंखें दिखाई दी। ये महमूदा की आंखें थीं, जो अभी तक कुंवारी थी। मुस्तकीम औरतों और लड़कियों के झुरमुट से घिरा हुआ था। महमूदा की आंखें देखने के बाद उसे कतन महसूस न हुआ कि आरसी मसफ की रस्म कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। उसकी दुल्हन कैसी थी ये बताने के लिए उसको मौका दिया गया था, मगर महमूदा की आंखें उसकी दुल्हन और उसके दरमियान एक साया मखमले पर्दे के मानिंदा हाइल हो गई। उसने चोरी चोरी कई मर्तबा महमूदा की तरफ देखा। उसकी हम उम्र लड़कियां सब चहचहा रही थी। मुस्कीम से बड़े जोरों पर छेड़खानी हो रही थी, मगर वो अलग थलग खिड़की के पास घुटनों पर थोड़ी जमाई खामोश बैठी थी। उसका रंग गोरा था, बाल तख्तियों पर लिखने वाली शाही के मानिंदे काले और चमकीले थे। उसने सीधी मांग निकाल रखी थी, जो इसके बेजवी चेहरे पर बहुत सस्ती थी। मुस्तकीम का अंदाजा था कि उसका कद छोटा है। चुनांचे जब वो उठी तो उसकी तस्दीक हो गई। लिबास बहुत मामूली किस्म का था। दुपट्टा जब उसके सर से ढलका और फर्श तक पहुंचा तो मुस्तकीम ने देखा कि उसका सीना बहुत ठोस और मजबूत था। भरा भरा जिस्म, तीखी नाक, चौड़ी पेशानी, छोटा से लबे दहान और आंखें जो देखने वालों को सबसे पहले दिखाई देती थीं। मुस्तकीम अपनी दुल्हन घर ले आया। 2-3 महीने गुजर गए। वो खुश था, इसलिए कि उसकी बीवी खूबसूरत और बासलीका थी। लेकिन वो महमूदा की आंखें अभी नहीं भूल सका था। उसको ऐसा महसूस होता था कि वो उसकी दिलो दिमाग पर मुतरसिम हो गई है। मुस्तकीम को महमूदा का नाम मालूम नहीं था। एक दिन उसने अपनी बीवी कुलसुम से ऐसे ही पूछा, वो लड़की कौन थी हमारी शादी पर, जब आरसी मसफ की रस्म अदा हो रही थी? वो एक कोने में खिड़की के पास बैठी हुई थी। कुलसुम ने जवाब दिया, मैं क्या कह सकती हूँ, उस वक्त कई लड़कियां थी, मालूम नहीं आप किसके मुतल्लिफ पूछ रहे हैं। मुस्कीम ने कहा, वो जिसकी ये बड़ी बड़ी आंखें थी। कुलसुम समझ गई। ओह, आपका मतलब महमूदा से है। हाँ, वाकई उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं, लेकिन बुरी नहीं लगती। गरीब घराने की लड़की है, बहुत शरीफ है, कल ही उसकी शादी हुई है। मुस्तकीम को गैर इरादी तौर पर एक धचका सा लगा। उसकी शादी हो गई कल? हाँ, मैं कल वहीं तो गई थी। मैंने आपसे कहा नहीं था कि मैंने उसको एक अंगूठी दी है? हाँ, मुझे याद आ गया। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि तुम जिस सहेली की शादी पर जा रही हो वह वही लड़की है, बड़ी बड़ी आंखों वाली। कहाँ शादी हुई है उसकी? कुलसुम ने गिलोरी बनाकर अपने ख्वावंद को देते हुए कहा, अपने अजीजों में। ख्वावंद उसका रेलवे वर्कशॉप में काम करता है। 150 रुपया महावर तनख्वाह है। सुना है बेहद शरीफ आदमी है। मुस्कीम ने गिलोरी किलचे के नीचे दबाई। चलो, अच्छा हो गया, लड़की भी जैसा कि तुम कहती हो शरीफ है। कुलसुम से ना रहा गया। उसे ताज्जुब था कि उसका ख्वाविंद महमूदा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। हैरत है कि आपने उसको महज एक नज़र देखने पर भी याद रखा। मुस्तकीम ने कहा, उसकी आंखें कुछ ऐसी है कि आदमी उन्हें भूल नहीं सकता। क्या मैं झूठ कहता हूँ? कुलसुम दूसरा पान बना रही थी। थोड़े से वक्फे के बाद वो अपने ख्वावंद से मुखातिब हुई। मैं उसके मुतल्लिफ कुछ नहीं कह सकती। मुझे तो उसकी आंखों में कोई कशिश नजर नहीं आती। मर्द जाने किन निगाहों से देखते हैं। मुस्किम ने मुनासिब ख्याल किया कि इस मौजू पर अब मजीद गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। चुनांचे जवाब मुस्कुराकर वो उठा और अपने कमरे में चला गया। इतवार की छुट्टी थी।
हसब मामूल उसे अपनी बीवी के साथ मैटनी शो देखने जाना चाहिए था, मगर महमूदा का जिक्र छेड़कर उसने अपनी तबीयत मुकद्दर कर ली थी। उसने आराम कुर्सी पर लेटकर तिपाई पर से एक किताब उठाई जिसे वे 2 मर्तबा पढ़ चुका था। पहला वर्क निकाला और पढ़ने लगा। मुस्तकीम ने सोचा, शायद कुलसुम ठीक कहती थी कि उसे महमूदा की आंखों में कोई कशिश नजर नहीं आती। हो सकता है किसी और मर्द को भी नजर ना आए। एक सिर्फ मैं हूं जिसे दिखाई दी है। पर क्यों? मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं किया था। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि वो मेरे लिए पुरकशिश बन जाए। एक लहजे की तो बात थी। बस मैंने एक नज़र देखा और वो मेरे दिल और दिमाग पर छा गई। इसमें ना उन आँखों का कसूर है, ना मेरी आँखों का, जिनसे मैंने उन्हें देखा था। इसके बाद मुस्तकीम ने महमूदा की शादी के मुतल्लिफ सोचना शुरू किया। तो हो गई उसकी शादी। चलो, अच्छा हुआ। लेकिन दोस्त, ये क्या बात है कि तुम्हारे दिल में हल्की सी टीस उठती है? क्या तुम चाहते थे कि उसकी शादी ना हो, सदा कुंवारी रहे? क्योंकि तुम्हारे दिल में उससे शादी करने की ख्वाहिश तो कभी पैदा नहीं हुई। तुमने उसके मुतल्लिफ कभी एक लहजे के लिए भी नहीं सोचा। फिर जलन कैसी? इतनी देर तुम्हें उसे देखने का कभी ख्याल ना आया, पर अब तुम क्यों उसे देखना चाहते हो? बफर्ज मुहाल देख भी लो तो क्या कर लोगे? उसे उठाकर अपनी जेब में रख लोगे? उसकी बड़ी बड़ी आंखें नोच कर अपने बटुए में डाल लोगे? बोलो ना, क्या करोगे? मुस्तकीम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। असल में उसे मालूम ही नहीं था कि वो क्या चाहता है। अगर कुछ चाहता भी है तो क्यों चाहता है? महमूदा की शादी हो चुकी थी, और वो भी सिर्फ एक रोज पहले, यानी उस वक्त जबकि मुस्तकीम किताब की वरक गर्दानी कर रहा था। महमूदा यकीनन दुल्हन के लिबास में या तो अपने मैके या अपनी ससुराल में शर्माई लजाई बैठी थी। वो खुद शरीफ थी, उसका शोहर भी शरीफ था, रेलवे वर्कशॉप में मुलाजिम था और 150 रुपये माहवर तनख्वाह पाता था। बड़ी खुशी की बात थी। मुस्तकीम की दिली ख्वाहिश थी कि वो खुश रहे, सारी उम्र खुश रहे। लेकिन उसके दिल में जाने क्यों एक टीस सी उठती थी और उसे बेकरार बना जाती थी। मुस्तकीम आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि ये सब बकवास है। उसे महमूदा के मुतल्लिफ कतन सोचना नहीं चाहिए। 2 बरस गुजर गए। इस दौरान में महमूदा के मुतल्लिफ कुछ मालूम ना हुआ और ना उसे मालूम करने की कोशिश की। हालांकि वो और उसका ख्वावंद बम्बई में डोंगरी की एक गली में रहते थे। मुस्तकीम गो डोंगरी से बहुत दूर माहिम में रहता था, लेकिन अगर वो चाहता तो बड़ी आसानी से महमूदा को देख सकता था। एक दिन कुलसुम ही ने उससे कहा, आपकी उस बड़ी बड़ी आंखों वाली महमूदा के नसीब बहुत बुरे निकले। चौंक कर मुस्तकीम ने तशवीश भरे लहजे में पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुलसुम ने गिलोरी बनाते हुए कहा, उसका ख्वावंद एकदम मौलवी हो गया है। तो उससे क्या हुआ? आप सुन तो लीजिए। हर वक्त मजहब की बातें करता रहता है, लेकिन बड़ी ऊट पटांग किस्म की। वजीफे करता है, चिल्ले काटता है और महमूदा को मजबूर करता है कि वो भी ऐसा करे। फकीरों के पास घंटों घंटों बैठा रहता है। घर बार से बिल्कुल गाफिल हो गया है। दाढ़ी बढ़ा ली है, हाथ में हर वक्त तस्बीह होती है। काम पर कभी जाता है, कभी नहीं जाता। कई दिन गायब रहता है। वो बेचारी कुड़ती रहती है। घर में खाने को कुछ होता नहीं, इसके लिए फाके करती है। जब उससे शिकायत करती है तो आगे से जवाब यह होता है, फाका कशी अल्लाह तबारक व ताला को बहुत प्यारी है। कुलसुम ने यह सब कुछ एक सांस में कह डाला। मुस्तकीम ने पन्निया में से थोड़ी सी छालियां उठाकर मुंह में डाली। कहीं दिमाग तो नहीं चल गया उसका? कुलसुम ने कहा। महमूदा का तो यही ख्याल है। ख्याल क्या, उसको यकीन है। गले में बड़े बड़े मनक्कों वाली माला डाली फिरता है, कभी कभी सफ़ेद रंग का चोला भी पहनता है। मुस्तकीम गिलोरी लेकर अपने कमरे में चला आया और आराम कुर्सी में लेटकर सोचने लगा।
یہ کیا ہوا؟ ایسا شوہر تو وبال جان ہوتا ہے، غریب کس مصیبت میں پھنس گئی؟ میرا خیال ہے کہ پاگل پن کے جراثیم اس کے شوہر میں شروع ہی سے موجود ہوں گے، جو اب ایک دم ظاہر ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب محمودہ کیا کرے گی؟ اس کا یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں۔ کچھ شادی کرنے لاہور سے آئے تھے اور واپس چلے گئے تھے۔ کیا محمودہ نے اپنے والدین کو لکھا ہوگا؟ نہیں، اس کے ماں باپ تو جیسا کہ کلثوم نے ایک مرتبہ کہا تھا اس کے بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ شادی اس کے چچا نے کی تھی۔ ڈنگری میں شاید اس کی جان پہچان کا کوئی ہو۔ نہیں، جان پہچان کا کوئی ہوتا تو وہ فاقے کیوں کرتی؟ کلثوم کیوں نہ اسے اپنے یہاں لے آئے؟ پاگل ہوئے ہو؟ مستقیم ہوش کے ناخن لو۔ مستقیم نے ایک بار پھر ارادہ کر لیا، وہ محمودہ کے متعلق نہیں سوچے گا۔ اس کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بیکار کی مگج پاشی تھی۔ بہت دنوں کے بعد کلثوم نے ایک روز اسے بتایا کہ محمودہ کا شوہر جس کا نام جمیل تھا قریب پاگل ہو گیا ہے۔ مستقیم نے پوچھا، کیا مطلب؟ کلثوم نے جواب دیا، مطلب یہ کہ اب وہ رات کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوتا، جہاں کھڑا ہے بس وہیں گھنٹوں خاموش کھڑا رہتا ہے۔ محمودہ غریب روتی ہے۔ میں کل اس کے پاس گئی تھی، بیچاری کو کئی دن کا فاقہ تھا۔ میں 20 روپے دے آئی کیونکہ میرے پاس اتنے ہی تھے۔ مستقیم نے کہا، بہت اچھا کیا تم نے۔ جب تک اس کا خاوند ٹھیک نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ دے آیا کرو تاکہ غریب کو فاقوں کی نوبت نہ آئے۔ کلثوم نے تھوڑے توقف کے بعد عجیب و غریب لہجے میں کہا، اصل میں بات کچھ اور ہے۔ کیا مطلب؟ محمودہ کا خیال ہے کہ جمیل نے محض ایک ڈھونگ رچا ہے، وہ پاگل واگل ہرگز نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ کیا؟ وہ عورت کے قابل نہیں۔ نقص دور کرنے کے لیے وہ فقیروں اور سنیاسیوں سے ٹونے ٹوٹ کے لیتا رہا ہے۔ مستقیم نے کہا، یہ بات تو پاگل ہونے سے زیادہ افسوسناک ہے۔ محمودہ کے لیے تو یہ سمجھو کہ عزت واجی زندگی کا ایک خالہ بن کر رہ گئی ہے۔ مستقیم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیٹھ کر محمودہ کی حالت ایجار کے متعلق سوچنے لگا۔ ایسی عورتوں کی زندگی کیا ہوگی جس کا شوہر بالکل صفر ہو؟ کتنے ارمان ہوں گے اس کے سینے میں؟ اس کی جوانی نے کتنے کپ کپا دینے والے خواب دیکھے ہوں گے؟ اس نے اپنی سہیلیوں سے کیا کچھ نہیں سنا ہوگا؟ کتنی نا امیدی ہوئی ہوگی غریب کو جب اسے چاروں طرف کھلا ہی کھلا نظر آیا ہوگا۔ اس نے اپنی گود ہری ہونے کے متعلق بھی کئی بار سوچا ہوگا۔ جب ڈونگری میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے کی اطلاع اسے ملتی ہوگی تو بیچاری کے دل پر ایک گھوسا سا لگتا ہوگا۔ اب کیا کرے گی؟ ایسا نہ ہو خودکشی کر لے۔ 2 برس تک اس نے کسی کو یہ راز نہ بتایا، مگر اس کا سینہ پھٹ پڑا۔ خدا اس کے حال پر رحم کرے۔ بہت دن گزر گئے۔ مستقیم اور کلثوم چھٹیوں میں پنچگنی چلے گئے۔ وہاں 2.5 مہینے رہے۔ واپس آئے تو 1 مہینے کے بعد کلثوم کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ وہ محمودہ کے ہاں نہ جا سکی، لیکن ایک دن اس کی ایک سہیلی جو محمودہ کو جانتی تھی اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئی۔ اس نے باتوں باتوں میں کلثوم سے کہا، کچھ سنا تم نے؟ وہ محمودہ ہے نا، بڑی بڑی آنکھوں والی؟ کلثوم نے کہا، ہاں وہ ڈونگری میں رہتی ہے۔ خواوند کی بے پرواہی نے غریب کو بری باتوں پر مجبور کر دیا۔ کلثوم کی سہیلی کی آواز میں درد تھا۔ کلثوم نے بڑے دکھ سے پوچھا، کیسی بری باتوں پر؟ اب اس کے یہاں غیر مردوں کا آنا جانا ہو گیا ہے۔ جھوٹ۔ کلثوم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کلثوم کی سہیلی نے کہا، نہیں کلثوم، میں جھوٹ نہیں کہتی۔ میں پرسوں اس سے ملنے گئی تھی، دروازے پر دستک دینے ہی والی تھی کہ اندر سے ایک نوجوان مرد جو میمن معلوم ہوتا تھا باہر نکلا اور تیزی سے نیچے اتر گیا۔ میں نے اب اس سے ملنا مناسب نہ سمجھا اور واپس چلی آئی۔ یہ تم نے بہت بری خبر سنائی۔
खुदा उसको गुनाह के रास्ते से बचाए रखे। पर हो सकता है वो मेमन उसके ख्वाविन का कोई दोस्त हो। कुलसुम ने खुद को फरेब देते हुए कहा। उसकी सहेली मुस्कुराई। दोस्त? चोरों की तरह दरवाजा खोलकर भागा नहीं करते। कुलसुम ने अपने खावन से बात की तो उसे बहुत दुख हुआ। वो कभी रोया नहीं था, पर जब कुलसुम ने उसे यह अंदोहनाक बात बताई कि महमूदा ने गुनाह का रास्ता इख्तियार कर लिया है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने उसी वक्त तहया कर लिया कि महमूदा उनके यहाँ रहेगी। चुनांचे उसने अपनी बीवी से कहा, यह बड़ी खौफनाक बात है। तुम ऐसा करो, अभी जाओ और महमूदा को यहाँ ले आओ। कुलसुम ने बड़े रूखेपन से कहा, मैं उसे अपने घर नहीं रख सकती। क्यों? मुस्किन के लहजे में हैरत थी। बस मेरी मर्जी। वो मेरे घर में क्यों रहे? इसलिए कि आपको उसकी आंखें पसंद है। कुलसुम के बोलने का अंदाज बहुत जहरीला और तंजिया था। मुस्किन को बहुत गुस्सा आया, मगर पी गया। कुलसुम से बहस करना बिल्कुल फजूल था। एक सिर्फ यही हो सकता था कि वह कुलसुम को निकाल कर महमूदा को ले आए, मगर ऐसे इकदाम के मुतल्लिफ सोच ही नहीं सकता था। मुस्किन की नीयत कतन नेक थी, उसको खुद इसका एहसास था। दरअसल उसने किसी गंदी निगाह से महमूदा को देखा ही नहीं था। अलबत्ता उसकी आंखें उसको वाकई पसंद थी, इतना कि वो बयान नहीं कर सकता था। वो गुनाह का रास्ता इख्तियार कर चुकी थी। अभी उसने सिर्फ चंद कदम ही उठाए थे। उसको तबाही के गार से बचाया जा सकता था। मुस्किन ने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, कभी रोज़ा नहीं रखा था, कभी खैरात नहीं दी थी। खुदा ने उसको कितना अच्छा मौका दिया था कि वो महमूदा को गुनाह के रास्ते पर से घसीट कर ले आए और तलाक वगैरह दिलवा कर उसको किसी और से शादी करा दे। मगर वो ये सवाब का काम नहीं कर सकता था, इसलिए कि वो बीवी का दबेल था। बहुत देर तक मुस्तकीम का जमीर उसको सरजनिश करता रहा। एक दो मर्तबा उसने कोशिश की कि उसकी बीवी रजामंद हो जाए, मगर जैसा कि मुस्तकीम को मालूम था, ऐसी कोशिशें ला हासिल थी। मुस्तकीम का ख्याल था कि और कुछ नहीं तो कुलसुम महमूदा से मिलने ज़रूर जाएगी, मगर उसको नाउम्मीदी हुई। कुलसुम ने उस रोज़ के बाद महमूदा का नाम तक न लिया। अब क्या हो सकता था? मुस्तकीम खामोश रहा। करीब करीब 2 बरस गुजर गए। एक दिन घर से निकलकर मुस्तकीम ऐसे ही तफरीहन फुटपाथ पर चहलकदमी कर रहा था कि उसने कसाईयों की बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर की खोली के बाहर थड़े पर महमूदा की आंखों की झलक देखी। मुस्तकीम 2 कदम आगे निकल गया था। फौरन मुड़कर उसने गौर से देखा। महमूदा ही थी। वह बड़ी बड़ी आंखें। वो एक यहूदन के साथ जो उस खोली में रहती थी, बातें करने में मशरूफ थी। उस यहूदन को सारा माहिम जानता था। अधेड़ उम्र की औरत थी। उसका काम अय्याश मर्दों के लिए जवान लड़कियां मुहैया कराना था। उसकी अपनी 2 जवान लड़कियां थीं जिनसे वो पेशा करवाती थी। मुस्किन ने जब महमूदा का चेहरा निहायत ही बेहुदा तौर पर मेकअप किया हुआ देखा तो वो लरज उठा। ज़्यादा देर तक यह अंधोनाक मंजर देखने की ताब उसमें नहीं थी। वहाँ से फौरन चल दिया, पर पहुंचकर उसने कुलसुम से उस वाक़ये का जिक्र ना किया, क्योंकि उसकी अब ज़रूरत ही नहीं रही थी। महमूदा अब मुकम्मल इस्मत फरोश औरत बन चुकी थी। मुस्तकीम के सामने जब भी उसका बेहुदा और फहश तौर पर मेकअप किया हुआ चेहरा आता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसका ज़मीर उससे कहता, मुस्तकीम, जो कुछ तुमने देखा उसका बाइस तुम हो। क्या हुआ था अगर तुम अपनी बीवी की चंद रोज़ा नाराज़गी और खफगी बर्दाश्त कर लेते? ज़्यादा से ज़्यादा वो गुस्से में आकर अपने मैके चली जाती, मगर महमूदा की ज़िंदगी इस गंदगी से तो बच जाती जिसमें वो आज इस वक्त धंसी हुई है। क्या तुम्हारी नीयत नेक नहीं थी? अगर तुम सच्चाई पर थे और सच्चाई पर रहते तो कुलसुम एक न एक दिन अपने आप ठीक हो जाती। तुमने बड़ा जुल्म किया, बहुत बड़ा गुनाह किया। तुम गुनहगार हो।
मुस्तकीम अब क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। पानी सर से गुजर चुका था। चिड़िया सारा खेत चुग गई थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। मरते हुए मरीज को दमे आखिर ऑक्सीजन सुंघाने वाली बात थी। थोड़े दिनों के बाद बम्बई की फिजा फिरका वराना फसादात के बाइस बड़ी खतरनाक हो गई। बंटवारे के बाइस मुल्क के तूल और अर्ज में तबाही और गारतगारी का बाजार गर्म था। लोग धड़ाधड़ हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। कुसुम ने मुस्तकीम को मजबूर किया कि वो भी बम्बई छोड़ दे। चुनांचे जो पहला जहाज़ मिला उसकी सीटें बुक करा के मियाँ बीवी कराची पहुँच गए और छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया। 2.5 बरस के बाद ये कारोबार तरक्की कर गया, इसलिए मुस्तकीम ने मुलाजिमत का ख्याल तर्क कर दिया। एक रोज़ शाम को दुकान से उठकर वो टहलता टहलता सदर जा निकला। जी चाहा कि एक पान खाए। 20-30 कदम के फासले पर उसे एक दुकान नजर आई जिस पर काफ़ी भीड़ थी। आगे बढ़कर वो दुकान के पास पहुंचा। क्या देखता है? देखता है कि महमूदा पान लगा रही है। झुलसे हुए चेहरे पर उसी किस्म का फहस मेकअप था। लोग उससे गंदे गंदे मजाक कर रहे थे और वो हंस रही थी। मुस्तकीम के होशो हवास गायब हो गए। करीब था कि वहाँ से भाग जाए कि महमूदा ने उसे पुकारा, इधर आओ मियाँ, अरे इधर आओ दूल्हा मियाँ, तुम्हें हम एक फर्स्ट क्लास पान खिलाएं, हम तुम्हारी शादी में शरीक थे। मुस्तकीम बिल्कुल पथरा गया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द मिलती है एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।